नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली यहाँ पर आप सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट हो गया, मॉडल पेपर हो गया, आपको यहाँ पर करवाए जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस वीडियो में जो है देखने को मिलने वाली हैं। पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पर जो है जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर लीजिए। और अगर आप लोग जो है हमारा ऐप अभी तक नहीं डाउनलोड किए, डियर गुरुजी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सबसे सस्ता जो टेस्ट सीरीज आपके लिए यहाँ पर लॉन्च हो गया है, 30 टेस्ट सीरीज है। एक टेस्ट सीरीज 6 रुपये के आसपास है, 7 रुपये के आसपास, यानी कि 199 में आपका 30 टेस्ट है, जो कि आप उस टेस्ट को आप लोग ऑनलाइन दे सकते हो अपने मेरे इस ऐप की मदद से। तो ऐप में जाइए, टेस्ट सीरीज सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, ऐप पर और भी कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, तो ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए, धीरे धीरे काफ़ी लोग यहाँ पर देखिए जुड़ रहे हैं, सभी का स्वागत है, वेलकम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चल, पहला क्वेश्चन देखिए आज के, स्टार्ट करेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। आपको पता है जो भी टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं, उन टॉपिक से क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है भाई आपका, भारतीय इतिहास से क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया बच्चा आपसे यहाँ पर, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था भाई। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक जो है निम्नलिखित में से कौन था, इसका जवाब जो देते हो चलिएगा। चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। तो अगर प्राचीन काल में कलिंग के महान शासक की बात करते तो वो अजातशत्रु है, बिंदुसार। देखो कलिंग की अगर हम बात करते हैं तो कलिंग का शासक जो कौन था, खारवेल था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी जो दिया गया आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस क्योंकि अगर हम कलिंग वंश की बात करते हैं तो इसका जो संस्थापक था उसका नाम था महामेघवाहन, लेकिन सर्वाधिक जो शक्तिशाली राजा था कलिंग वंश का, उसका नाम था खारवेल। ये चीज़ याद रखिएगा। हाथी गुफा अभिलेख से जो है खारवेल की जो बचपन की शिक्षा है, राजाभिषेक है, या जो राजा बनने के बाद 13 वर्षों तक उसका शासनकाल है, ये सब कुछ जो है हाथी गुफा जो अभिलेख है, वहाँ से उसके बारे में हमको जानने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी जो दिया गया आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे भैया। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण जो आपके हैं बेसिकली आपके किसके बने थे, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। बिल्कुल शेयर करते हुए चलिएगा और संख्या जो है बढ़ाते हुए चलें, तो ही मज़ा आने वाला है। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण हो गए, हथियार हो गए, याद रखेंगे बच्चे, ये तांबा के, कांस्य के, टिन के, इन सब के बने होते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया 4 वाला उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी लोग के जवाब देख पा रहा हूँ यहाँ पर आ रहे हैं, तांबा, कांस्य, टिन, आपका 4 वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, सब लोग बताते हुए चलेंगे कि भैया किस सुल्तान के काल में जो खालसा की सीमाएं हैं वो अत्यधिक विकसित हुई। तो अगर हम बात करते हैं खालसा पंथ की स्थापना, वैसे अगर हम बात करते हैं वो अलग चीज़ है, नहीं तो आप सोचो कि खालसा पंथ की स्थापना लास्ट में हुई थी, उससे नहीं मतलब है। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो खालसा की सीमाएं हैं वो आपके अत्यधिक विकसित हुई। तो अलाउद्दीन खिलजी भैया ऑप्शन नंबर 2 वाला साथियों याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग साथियों आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। लाइक की संख्या बढ़ाते हुए चलेंगे, शेयर करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, देखेंगे कि भैया किस महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक या मुखिया थे भैया। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो भैया क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर साथियों सही उत्तर आपका हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के निम्नलिखित जो समाज सुधारक थे उसमें से ये उसके मुखिया थे। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा और जवाब देते हुए चलिएगा भाई। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति जो है प्रस्तुत की थी भैया। क्वेश्चन नंबर 5 है भैया, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान अगर हम किस जनरल ने जो है विलय नीति प्रस्तुत की थी, तो याद रखेंगे भाई लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी याद रखिए, इन्होंने जो है विलय नीति प्रस्तुत की थी। इस नीति के माध्यम से सतारा सबसे पहला जो राज्य आपका विलय हुआ था, सतारा 1848 में। इसके बाद आपका सतारा हुआ था, मैं लिख देता हूँ। और इसके अलावा आपका जैतपुर हुआ था, क्या हुआ था भाई आपका जैतपुर हुआ था 1849 में। इसके अलावा आपका जो है संभलपुर भी हुआ था इसी के जस्ट बाद, संभलपुर 1849 में हुआ था, इसके लिए बाद में हुआ था। इसके अलावा अगर हम संभलपुर, इसके अलावा आपका झांसी हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर साथ ही सब अंग्रेजी राज्यों में जो विलय हो गए थे मिला लिए गए थे।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। ये देखिए आपके 5 क्वेश्चन हो गए इतिहास से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो आपके कुछ मूवमेंट चले थे उनसे संबंधित क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन आते हैं कि भैया किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था भैया। इसका जवाब जो देते हो चलेंगे भैया, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी जी ने कह सकते हैं अपना जो है डेब्यू किया था। डेब्यू जो है किसके साथ किया था, तो याद रखिएगा आपका जो चंपारण था, ठीक है, चंपारण आंदोलन जो आपका हुआ था ये आपका 1917 ईस्वी में इन्होंने इसमें जो है कह सकते हैं पदार्पण किया था भारतीय राजनीति में। तो आपका 2 वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसने घोषित किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सबको पता भाई ये किसका कथन है, तो बच्चा ये घोषणा जो है या कह सकते हैं ये नारा जो है किसका था, ये नारा था बाल गंगाधर तिलक जी का, ठीक है। ये बाल गंगाधर तिलक जी का नारा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। निम्नलिखित में से आप सभी को बताते हुए चलना है कि किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भैया। गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है किसने निभाई थी, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लाला हरदयाल। लाला हरदयाल एक क्रांतिकारी थे, एक विद्वान थे। उन्होंने अपना जीवन जो है भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया था। गदर पार्टी के महासचिव थे। इस संगठन की स्थापना जो है पंजाबी सिखों द्वारा जो है भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से कहाँ पे किया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों जगह पे किया गया था, ठीक है, बिल्कुल। तो ये लाला हरदयाल के ही दिमाग की उपज मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया है 2 वाला उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से जो है किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था भैया। निम्नलिखित में से जो है किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो है भाग लिया था, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का आना शुरू हो गया है। तो 9 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला BR अम्बेडकर, इन्होंने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो फर्स्ट वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1930 ईस्वी में गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। भैया 1930 ईस्वी में किसकी गिरफ्तारी के कारण जो है पेशावर की सड़कों पर क्या हुआ था भैया, उग्र प्रदर्शन हुआ था। तो याद रखेंगे भैया 23 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी के शिष्य थे जिनका नाम था फ्रंटियर गांधी, जिनको नाम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए भैया बिल्कुल, तो ये जो याद रखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया फर्स्ट वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 23 अप्रैल 1930 इनकी गिरफ्तारी हुई थी। इसके विरोध में लोगों ने की भीड़ ने पेशावर की गलियों में जो है प्रदर्शन किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट साथियों जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। 5 क्वेश्चन आपके आते हैं भैया भूगोल से, ठीक है, बिल्कुल लाइन से चल रहे हैं। 5 क्वेश्चन आपके कहाँ से आते हैं भाई, भूगोल से आते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, एशिया और यूरोप में संतुलित घास क्या कहलाती है भैया। एशिया और यूरोप में जो संतुलित घास है वो आपकी क्या कहलाती है। तो संतुलित घास की अगर हम बात करते हैं तो ये स्टेपीज कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, स्टेपीज या स्टेपेस, ठीक है, स्टेपेस या स्टेपी स्टेपस जो भी लिखा है। इस घास की ऊंचाई होती है 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर, समझ सकते हैं ना, इतनी ऊंचाई होती है। इस घास को उगने के लिए जो है कम से कम 25 से 30 सेंटीमीटर की वर्षा की जो आवश्यकता होती है। और घास जो है उत्तरी गोलार्ध में अधिक विस्तृत क्षेत्र में उगता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी, इसी वजह से यहाँ पर देखिए ये एशिया और यूरोप की बात हो रही, तो ऑप्शन नंबर सी साथियों जो है करेक्ट हो जाएगा। बादल किस मंडल में अवतरित होता है। बादल आपको जो देखने को मिलता है ना, ये किस मंडल में जो आपका अवतरित होता है, तो यहाँ पर क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की अगर हम बात करते हैं भाई सभी परतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर मानव की दृष्टि से देखा जाए, मानव जीवन की दृष्टि से देखा जाए तो क्षोभ मंडल जो है सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण मंडल है। ऋतु और मौसम की जो संबंधी घटनाएं होती है वो जो मानव पर प्रभाव डालती हैं वो इसी परत में होती हैं। इसी परत में धूल, कण, जलवाष्प आदि जो है सबसे अधिक मात्रा में होते हैं, जिससे बादल के कण जो आपके बनते हैं वर्षा होती है। जितने यहाँ पर जलवायु मौसम संबंधी घटनाएं घटती है वो इसी में होती हैं। इसको हम लोग क्षोभ मंडल के अलावा अधोमंडल भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला मंडल अगर पृथ्वी से देखा जाए तो यही होता है। तो आपका 2 वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। समताप मंडल एक ऐसा मंडल होता है जहां पर जो एरोप्लेन्स है आपके उड़ते हैं, ठीक है, जितने भी एरोप्लेन्स है आपके समताप मंडल में उड़ते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में है। कौन सा राज्य जो है भारत के सबसे पूर्वी भाग में, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई।
इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, वो काफ़ी सारे लोग के जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया भाई। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भारत के सबसे पूर्वी भाग में यहाँ पर हो जाएगा भाई अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर साथियों जो दिया गया अरुणाचल प्रदेश बच्चा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है भैया? नाथुला दर्रा के पार कौन सा है भाई? सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। और इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका बच्चा क्या हो सकता है भाई? कुछ ही लोग के जवाब देखिए यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत गलत बात है। सब लोग जो है जवाब देते हुए चलो भाई। एक मिनट का समय चाहिए तो भाई। आवाज़ आ रही ना? चलिए, तो यहाँ पर कौन सा देश जो है नाथुला दर्रा के पार है? तो 14 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 14 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर 4 वाला चाइना यहाँ पर जो दिया गया आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चाइना जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा भाई। पूछा गया बच्चा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है भैया? निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को जो है सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 15 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ये आपका सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे आम बोलचाल की भाषा में भाई सनराइज इंडस्ट्रीज यानी कि सूर्योदय उद्योग शब्द का प्रयोग जो है किसी ऐसे क्षेत्रीय व्यवसाय के लिए किया जाता है जो कह सकते हैं अपनी प्रारंभिक अवस्था में है लेकिन तेजी से विकास कर रहा है। सनराइज जो आपकी आईटी इंडस्ट्रीज होती हैं वो काफ़ी मतलब तेजी से विकास करती हैं। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या कह रहा है भाई पहला क्वेश्चन, 11वीं जो पंचवर्षीय योजना अवधि थी उसका कौन सा सही, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था भैया? तो ये आपका चला था 1 अप्रैल 2007 से 2012 तक। ठीक है, 1 अप्रैल 2007 से लेकर के 2012 तक। तो यहाँ पर जो दिया गया आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है भाई? क्वेश्चन नंबर 17 है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे कौन सा जोड़ा जो आपका सही नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेगा भाई। चलिए, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 17 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तृतीय योजना। ठीक है, तृतीय योजना की बात करते हैं तो ये जोड़ा आपका जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे कि प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना जो है किससे संबंधित है भाई? प्रधानमंत्री की जो उज्ज्वला योजना है आपका किससे संबंधित है? तो बच्चा याद रखिएगा प्रधानमंत्री की जो उज्ज्वला योजना है वो कह सकते हैं एलपीजी गैस के वितरण से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन ही दिया गया है सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एलपीजी गैस के वितरण से। तो फर्स्ट वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि उपभोक्ता को मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट से कैसे लाभ पहुंचता है भैया? उपभोक्ता को मूल्य वर्धित कर यानी कि वीएटी से जो है कैसे लाभ पहुंचता है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच्चा, इससे कर पर कर नहीं लगता है और इस पर कीमतों में वृद्धि होना रुक जाता है। तो इससे उपभोक्ता को जो है वैट से लाभ पहुंचता है। भाई कर पर अगर कर लगेगा, टैक्स पर अगर टैक्स लगना शुरू हो गया तो ऑब्वियस सी बात है जो है तो यहाँ पर जो है कीमतों में वृद्धि होना जो है कम हो जाएगा, नहीं लगेगा। तो भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारत की मुद्रा प्रणाली का 10वीं जो आपका कब हुआ था भाई? भारत की मुद्रा प्रणाली का जो 10वीं है कब हुआ था भैया? इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 20 नंबर क्वेश्चन सब लोग बताते हुए चलेंगे। तो 10वीं आपका हुआ था यानी कि दशमलव प्रणाली यानी कि दार्शनिक प्रणाली या 10वीं या कह सकते हैं भाई पहले देखो चौका प्रणाली चलता था, रुपया आना पाई चलता था। ठीक है, उसके बाद दार्शनिक प्रणाली आई जिसमें 10 के गुणांक में यानी कि 1 रुपया, ठीक है आपका, उसके बाद 2 रुपया, ये सब 10वीं प्रणाली में आ जाते हैं कि जिसमें जो जितने भी आपके हैं जैसे 1 रुपया और 100 पैसा होता है 10 के गुणांक में है। ठीक है, 50 पैसा भी उसी में आता है। तो ये 1957 में हुआ था। तो सी वाला उत्तर आपका जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा।
ठीक, तो 5 क्वेश्चन आपके अर्थव्यवस्था से हो गए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान व लोक प्रशासन। भैया भारतीय संविधान व लोक प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई तो इसकी घटी हुई सदस्य संख्या थी। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? भारत के संविधान सभा की जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई तो इसकी घटी हुई सदस्य संख्या कितनी थी? चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 21 की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 299। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन के बारे में, संविधान सभा की जब 1947 ईस्वी को बैठक हुई थी तो इसकी जो घटी हुई संख्या थी आपकी 299 थी। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है? भैया विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार जो आपका कौन सा है? तो 22 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? 22 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, ये जो है मौलिक अधिकार विदेशियों को भी बच्चा प्राप्त है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सही बात है भाई। अनुच्छेद नंबर जो 21 है, 21 ये गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो, उसके जीवन या उसके व्यक्तित्व स्वतंत्रता से जो है उसको वंचित नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड साथियों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलिएगा कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? भाई चलिए, संविधान का कौन सा अंश जो है भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का जो है संकेत देता है? 23 का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, ये देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट दिया गया बच्चा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जवाब दिया वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? चलिए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? चलिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के सशस्त्र बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 33। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया फर्स्ट वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू किया? देखो पंचायती राज प्रणाली, अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, अगर आता है कि जो पंचायत में जो आपका संशोधन हुआ था, संशोधन सबसे पहले किसने जो है अपनाया था? तो संशोधन में आपका एमपी आता है। कल मैंने आपको पढ़ाया था, कंफ्यूज मत होइएगा। जो 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, वो संशोधन सबसे पहले जो है एमपी ने अपनाया था। लेकिन जो पंचायती राज प्रणाली स्टार्टिंग में आई थी वो जो है 1959 की अगर हम बात करते हैं, जो आपका 2 अक्टूबर 1959 को जो आया था, इसको जो है सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में आपका सबसे पहले हुआ था। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो 2 दिया गया करेक्ट है, राजस्थान आंध्र प्रदेश, ये याद रखेंगे। लेकिन अगर ये 1992 73वां संविधान संशोधन आए तो आपका एमपी याद रखना है, नहीं तो आप लोग गलत कर देते हो। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, सामान्य विज्ञान से भी आपके 5 प्रश्न आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी शिशु के वंशागत या जीनों की कुल संख्या में जो है क्या होता है? भाई किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में माता पिता से प्राप्त जो जीनों की संख्या होती है वो हमेशा याद रखिएगा समान होती है, अधिक या कम नहीं होता है। माता और पिता प्रत्येक से प्राप्त जीनों की संख्या जो आपकी समान होती है। तो आपका जो दिया गया सी वाला जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई, वृक्क के आकार की जो द्वार कोशिकाएं हैं वो आपकी किसमें होती है? 27 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा द्विबीजी पादपों में। ठीक है, द्विबीजी या द्विबीजपत्री में जो है रक्षक कोशिकाएं जो आपके किडनी के आकार की तथा एक बीजी में जो आपके डंबल के आकार की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वृक्क के आकार की अगर हम बात करते हैं, किडनी के आकार की द्विबीजी में होता है। अगर डंबल के आकार की पूछा जाए तो उसमें किस में होता है भैया? एक बीजी पादपों में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, टेलीग्राम पर जुड़ो भाई, आपको पता है ना आजकल जो है क्विज भी चल रहे हैं टेलीग्राम पर। नान बाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर यानी कि यीस्ट मिलाने का रीजन क्या है भाई? नान बाई की भट्टी में। ठीक है भाई, नान बाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय जो यीस्ट मिलाने की जो कारण होती है वो क्या होता है? डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए बनाया जाता है। तो याद रखिएगा डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए। डबल रोटी सख्त कौन खाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 साथियों जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, संतुलन की स्थिति में एक प्रणाली का एंट्रोपी परिवर्तन और इसके आसपास का वातावरण जो है आपका क्या होता है, बढ़ता है, कम रहता है, स्थिर रहता है, घट जाता है, क्या होता है भैया? तो बच्चे याद रखिए, संतुलन की स्थिति में एक प्रणाली का एंट्रोपी परिवर्तन जो है इसके आसपास का वातावरण जो आपका क्या होता है भाई, इसके आसपास का जो वातावरण है वो आपका स्थिर रहता है। तो सी वाला उत्तर आपका जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, विद्युत क्षेत्र शक्ति को दर्शाने के लिए अनुकूल इकाई क्या है? विद्युत क्षेत्र शक्ति, किसी एक चीज याद रखिए, किसी जगह विद्युत से आविष्ट या अविशिष्ट वस्तु अगर रहती है तो उसका प्रभाव उसके क्षेत्र के चारों सीमित क्षेत्रों पर पड़ता है। और इसकी अगर हम बात करते तो क्या होता है भाई, अनुकूल इकाई होती है N/C न्यूटन। ठीक है, इसको बोलते हैं भाई, ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कोलम्ब। ठीक है, N/C मतलब होता है न्यूटन पर कोलम्ब या वोल्ट पर मीटर। अगर वोल्ट पर मीटर दिया हो तो वो भी सही है, न्यूटन पर कोलम्ब दिया है तो दोनों ये भी आपका सही है। तो ये चीज़ जो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। सामान्य हिंदी से भी आपके देखो, सामान्य हिंदी से 5 क्वेश्चन और सामान्य हिंदी के ग्राफ से 10 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये 5 क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि ग्राफ वाले क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस से कर सकते हो, जो कि मैंने आपको अपने टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड किए हैं। जो आपको मैंने 30 टेस्ट सीरीज दिए हैं अपने ऐप पर, DAUG ऐप पर, वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन मैंने 100 क्वेश्चन पूरे प्रोवाइड किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, 3 शब्द पर्यायवाची हैं, एक आपका भिन्न है, बाकी भिन्न है, तो उसे बतलाइए भाई। परलोक, स्वागर्दी, अन्य लोक, आदमी। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं, परलोक, स्वागर्दी, अन्य लोक, ये आपके देखो परलोक हो गया, स्वागर्द यानी कि स्वर्ग की बात वाली जो आपकी लोक होता है, अन्य लोक ये भी आपका डिफरेंट, मतलब तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। लेकिन अन्य आदमी तो ऑब्वियस सी बात है, आपका ये जो है डिफरेंट दिख रहा है, तो अन्य आदमी साथियों आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग बताते हुए चलिएगा कि विकर्षण का विलोम बताइए क्या होता है भाई। चलिए भाई, विकर्षण का जो विलोम है आपका क्या होता है, 37 है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। तो विकर्षण का जो विलोम है बच्चा आपका आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। तो आपका दो जो दिया गया आपका उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकर्षण का विलोम क्या होता है भाई, आपका आकर्षण होता है। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन है, जिसका विभाजन ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। जिसका विभाजन ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। चलिए 38 है जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो भैया जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है उसके लिए एक आपका शब्द क्या हो जाएगा। 38 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर साथी हो जाएगा आपका अविभाज्य। ठीक है, अविभाज्य जो दिया गया आपका 2 वाला उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसका विभाजन ना किया जा सके। यद्यपि में कौन सी संधि भैया, यद्यपि, यदि प्लस अपि मिलकर यद्यपि बनता है, इसमें सर जी संधि कौन सी हो जाएगी। चलिए इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। यद्यपि की अगर हम बात करते हैं तो बच्चा याद रखिए, यदि प्लस अपि मिलकर आपका यद्यपि होता है, यानी कि ई प्लस आ मिलके या में परिवर्तन हो रहा है। तो आपका यद्यपि में देखो, यद्यपि देखो आधा देखा तो इस तरीके से लिखा होता है यद्यपि, तो आपका या में परिवर्तन हुआ ना, तो आपका क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक वाले जो क्वेश्चन वही करवाए जा रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, अपना हाथ जगन्नाथ इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा भाई। चलिए, अपना हाथ जगन्नाथ इस लोकोक्ति का जो अर्थ है आपका क्या हो सकता है, फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो बच्चे याद रखिएगा, इस लोकोक्ति का जो अर्थ है आपका क्या हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका हो जाएगा, अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना जो आपका उचित होता है। तो आपका जो दिया गया अपना हाथ जगन्नाथ, तो ऑप्शन नंबर 3 वाला जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया, अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। तो ये 5 क्वेश्चन हिंदी से हो गए। करंट अफेयर से आपके कितने प्रश्न आते हैं भैया, 10 प्रश्न आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण जो है कहाँ पे शुरू किया गया है। इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। 51 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स। ठीक है, फॉरेस्ट पॉन्ड यानी कि जंगल के जो तालाब होते हैं, ये जो आपका निर्माण कहाँ पे शुरू किया गया है। तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना के तहत 20 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जो है जल स्रोतों का जो है कायाकल्प करने और वन विभाग के माध्यम से एक्वीफर को रिचार्ज करने की पहल की जो शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर 2 साथियों जो दिया गया है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसे 23वां जिला जो है घोषित किया है भैया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने जो है किसको जो है 23वां जिला जो है आपका घोषित किया है। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए
इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? 52 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो साथी सही उत्तर आपका हो जाएगा मलेरकोटला, ठीक है। मलेरकोटला जो आपका दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिफेंडर यूरोप 21 अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया गया भैया? डिफेंडर यूरोप 21, ये आपका जो है बेसिकली एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है किनके भी संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के साथ, अन्य देशों के हजारों सैन्य बलों के साथ जो है अल्बानिया में आपका ये शुरू किया गया। कहाँ पे शुरू किया गया आपका? अल्बानिया में शुरू किया गया। तो आपका जो दिया गया थर्ड वाला उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। नासा के प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली बच्चा? नासा के प्रशासक के रूप में जो है शपथ किसने लिया? इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे तो भैया नासा के प्रशासक के रूप में किसने? बिल नेल्सन, ठीक है, पूर्व सीनेटर बिल नेल्सन, इन्होंने जो है बेसिकली नासा के प्रशासक के रूप में शपथ लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि सावरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है, क्या क्वेश्चन है भैया? सावरेन गोल्ड बॉन्ड परियोजना के तहत भारत सरकार ने किसके परामर्श से सावरेन गोल्ड बॉन्ड जो है जारी करता भाई? क्वेश्चन नंबर 55 है, सब लोग बताते हुए चलिएगा। 55 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सावरेन गोल्ड बॉन्ड जो है अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पर जो है करेक्ट रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे कि यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की अगर हम बात करते हैं, इसमें जो है 2021 के सम्मान से जो है किसको सम्मानित किया गया भाई? चलिए, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें भैया 56 के बारे में, तो 56 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? मारिया रेसा, ठीक है। यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जो है मारिया रेसा को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट साथियों जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे कि भैया किसने सबसे अधिक आरोहण के लिए अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ाई की भाई? चलिए भाई, किसने जो है सबसे अधिक आरोहण के लिए अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 25वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ाई की? 57 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये मैंने पढ़ा रखा था, 52 वर्षीय कौन भाई? कामी राती शेरपा, ठीक है, कामी रीता शेरपा, माफ कीजिएगा, 25वीं बार जो दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जो है पहुंच गए हैं। और उन्होंने इस तरह उन्होंने इस पर्वत शिखर पर सबसे ज़्यादा जो है बाहर पहुंचने का जो है अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने 1944 में जो है पहली बार चढ़ाई स्टार्ट की थी और तब से लगभग हर साल ये जो है यात्रा कर रही हैं। तो ये समझ रही 52, चलिए भैया समझ सकते हैं 52 वर्षीय 25 बार, ठीक है, 25 बार इन्होंने, तो मतलब लगातार ही चढ़ रही है और हर साल चढ़ाई करती हैं ये। तो फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। और पूछा क्या गया है कि हाल ही में अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है कौन बनी भाई? अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला आपकी कौन बनी भाई? चलिए, अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय जो है कौन बनी है? तो ये याद रखेंगे भाई, आपका डॉक्टर तोहिरा कुतुबुद्दीन। मुंबई में इनका जन्म हुआ था, शिकागो विश्वविद्यालय में इन्होंने अरबी साहित्य की प्रोफेसर थी ये शिकागो विश्वविद्यालय, जो हाल ही में 15वां जो है शेख जायद पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति बनी है। साथ ही साथ इस पुरस्कार को जो है अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इसलिए अगर अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार पेपर में आए या आपके पेपर में क्या आ जाए, शेख जायद बुक पुरस्कार आ जाए, तो वो दोनों जो है एक ही होता है। और उसको किसको मिला, किस भारतीय को मिला है? डॉक्टर तोहरा कुतुबुद्दीन को मिला है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने MACS, ठीक है, MACS 1407 नाम से किस फसल की नई किस्म को जो है विकसित किया भाई? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? काफ़ी लोग के जवाब देखिए आ रहे हैं। 59 की अगर हम बात करते हैं तो सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन साथियों आपका जो दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करिएगा भाई। मार्क सेल्वी किस देश से संबंधित है जो चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियंस बन गए भैया? चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा?
फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो मार्क सेल्वी जो है किस देश से संबंधित है, जो चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियन बन गए हैं। तो 60 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, इंग्लैंड के। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर समाप्त होते हैं। अब बढ़ते हैं अगला अगला जो है टॉपिक बाई टॉपिक आपका जो है, ये इसमें शायद टॉपिक डाला नहीं, तो ये आपका विविध जीके है। विविध जीके जिसको बोलते हैं मिसलेनियस। तो भारत का सबसे छोटा, जो 10 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भैया, भारत का सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है आपका कौन सा है। तो बच्चा याद रखिएगा, सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, लकादीव इसका पुराना नाम था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। इसकी सतह जो है टोटल 32 वर्ग किलोमीटर में जो आपकी फैली हुई है। और ये द्वीप जो है लक्षद्वीप जो है मालदीव चागो समूह का सबसे उत्तरी हिस्सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। अच्छा, लक्षद्वीप इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख द्वीप है। ठीक है, 1 लाख द्वीप है इसलिए लक्षद्वीप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। पूछा गया बच्चा, राउफ राज्य का एक राउफ किस राज्य का लोक नृत्य है भाई। राउफ जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। तो राउफ की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो राउफ की अगर हम बात करें तो ये जो आपका दिया गया उत्तर 62 का, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और ऑप्शन नंबर 4 साथियों यहाँ पर जो दिया गया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो शुकुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है किस राज्य से संबंधित है। ये भी आपका एक प्रकार से क्या है, त्योहार है। ये एक जनजाति है खिया निम्यूगा। ठीक है, वो जनजाति के द्वारा जो है सप्ताह भर तक मनाया जाता है, अक्टूबर में मनाया जाता है। और ये नागालैंड की जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया नागालैंड की जनजाति, ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे कि महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है भाई। चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। महाप्रताप जल सागर ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसको भैया हम लोग जानते हैं पोंग डैम के नाम से। ठीक है, पोंग जलाशय, पोंग डैम झील 1975 में जो है कह सकते हैं इसका जो है इस बांध का जो निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर साथियों फर्स्ट जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती भैया। बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है भैया। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। बांग्लादेश से अगर हम बात करते हैं तो बच्चा याद रखिएगा यहाँ पर जो मणिपुर दिया गया है इसकी सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों 2 वाला जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे भैया। पूछा गया है केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली महाराष्ट्र और डॉट 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 के बीच में अवस्थित है। चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जो है अगर हम बात करते हैं दादर नगर हवेली महाराष्ट्र और किसके किसके बीच में अवस्थित है। यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात, आपका ऑप्शन नंबर 4 साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सब लोग बताते हुए चलिएगा। प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं दिया जाता है। कल ही पढ़ाया था मैंने आप सभी को। तो किसके लिए नहीं दिया जाता है। तो देखो भैया साहित्य में मिलता है, भौतिक मिलता है और शास्त्र में नहीं मिलता था, बट बाद में इसको भी ऐड कर लिया गया। गणित में नहीं मिलता भाई। ठीक है, गणित में जो बेसिकली आपके नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। पहले जो है आपके 5 नोबेल पुरस्कार जो है मिलते थे, बाद में 68 को शामिल किया गया, 6 हो गए। मे भी कभी फ्यूचर में गणित को भी शामिल कर लिया जाए। तो आपका ऑप्शन नंबर साथियों फर्स्ट वाला जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि ओडिशा एक नृत्य है जो 18वीं शताब्दी में जंगलों में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता है और 19वीं शताब्दी में यह युद्ध कला पर आधारित नृत्य बन गया। क्वेश्चन नंबर 68 है, सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। ओडिशा का एक नृत्य जो 18वीं शताब्दी में जंगलों में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता था और 19वीं शताब्दी में यह युद्ध कला पर आधारित जो है नृत्य बन गया। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा भाई छऊ जो दिया गया आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक बताइए कौन है भैया। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक जो आपके कौन है,
69 है, सब लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसके लेखक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो साथियों सही उत्तर आपका हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। कौन है बच्चा? चार्ल्स डार्विन है, तो आपका जो दिया गया चार्ल्स डार्विन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग बताते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की जो है गुफाएं आपका अवस्थित है भैया? चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका जो है क्या हो जाएगा भाई? निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की जो गुफाएं आपकी अवस्थित है? 70 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ है, औरंगाबाद है। देखो अजंता एलोरा की गुफाओं की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपका महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। एक मिनट रुको तो भाई, क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, औरंगाबाद यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों बी वाला जो उत्तर दिया गया आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं कुछ अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अभी तो जीके 3 हुआ ना, जीके के टोटल कितने हो गए? जीके और एक हिंदी मिलाकर के अभी तक लगभग आपके 63 क्वेश्चन, सॉरी 60 क्वेश्चन के आसपास हुए हैं मे बी। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलिए